कल हम लोगों ने एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में सामान्य बातें पढ़ी थी। आज हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन। देखिए, फर्म का संतुलन तीन बातों पर निर्भर करता है। एक कीमत के विषय में, पदार्थ के विषय में, या विज्ञापन व्यय के विषय में। स्थानापन्न पदार्थों की उपलब्धता तथा प्रतिद्वंदी फर्म द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमतों को निश्चित मानकर व्यक्तिगत फर्म के संतुलन की व्याख्या की जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धि की क्या सिचुएशन है, और जो प्रतिद्वंदी द्वारा फर्म द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमत है उसको हम निश्चित मान लेते हैं, और इसके आधार पर हम व्यक्तिगत फर्म के संतुलन की व्याख्या कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमको फर्म और समूह या फर्म और उद्योग के बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि जब हम एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करते हैं तो उसे चैम्बरलिन ने समूह के नाम से परिभाषित किया, जबकि इसके पहले पूर्ण प्रतियोगिता में वहाँ हमने देखा कि हम ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री के नाम से डिफाइन करते हैं। अर्थात ग्रुप ऑफ फर्म्स में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं, और इंडस्ट्री में जितनी फर्में होती हैं सभी एक दूसरे के एक जैसी ही वस्तु का उत्पादन करते हैं और वो पूर्णतया एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं। ठीक है। व्यक्तिगत फर्म के मांग वक्र की आड़ी लोच बहुत अधिक होती है। निकटतम स्थानापन्न होने के कारण एकाधिकार का अंश सीमित हो जाता है। आपको मैंने कल बताया था कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की स्थिति है, और चूंकि स्थानापन्नता काफ़ी क्लोज है इसलिए मांग की लोच आड़ी काफ़ी अधिक होती है, और आपने देखा कि इसमें एकाधिकार का अंश भी कम होता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं। एक ही जैसी वस्तु पूरे बाजार में बहुत थोड़ी भिन्नता के साथ उपलब्ध होती है, तो किसी के पास ऐसा विशेष अधिकार नहीं होता कि वह चाहे जितना मूल्य रख ले या मार्केट में चाहे जितना प्रभाव डाल ले। यदि स्थानापन्न पदार्थों की किस्मों और उनकी कीमतों को स्थिर मान लिया जाए तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का एक निश्चित मांग वक्र होता है। मांग वक्र का ढाल पूर्ण प्रतियोगिता से कम तथा एकाधिकार से अधिक होता है। कल हम लोगों ने इसको देखा था। एकाधिकारात्मक फर्म को अल्पकाल में लाभ हानि तथा सामान्य लाभ हो सकता है। अल्पकाल में आपने देखा कि उसको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो अल्पकाल में एकाधिकारिक फर्म को लाभ, हानि तथा सामान्य लाभ तीनों प्राप्त हो सकता है। यदि फर्म की वस्तु की मांग अधिक मजबूत है तब लाभ प्राप्त होता है, यदि मांग कमजोर है तब हानि प्राप्त होती है। लाभ, हानि और सामान्य लाभ और हानि तीनों की व्याख्या हम जैसे सामान्य ढंग से करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। दिख रहा है? ताकि दिखता भी रहे ना। दिख रहा है? ये देखो, यहाँ हमने देखा कि यहाँ जो मांग रेखा होती है वह पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच में होती है। अर्थात वह उसका ढाल ये थोड़ा इस तरह से ज़्यादा फ्लैट होगा, और ये उसकी AR होगी, MR होगी, और ये उसकी AR होगी। ये MR हो गई और ये AR हो गई। अल्पकाल में किसी फर्म को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो अगर मान लो उसकी AC रेखा ये है, ये, और MC रेखा इसके न्यूनतम को काट करके ये, तो संतुलन की शर्त यह है कि MC MR को जहाँ काटे यहाँ OQ मात्रा का उत्पादन होगा। इस OQ उत्पादन पर अगर AC इस तरह की है तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो AC को यहाँ काटेगा। इसका मतलब यह C1 लागत हो जाएगी। इसी रेखा को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो AR को जहाँ टच करती है वहाँ
कीमत हो जाती है P1। तो कीमत आप देख रहे हैं ज़्यादा है और लागत कम है, इसका मतलब कि यह इतना जो शेडेड एरिया होगा यह प्रॉफिट को शो करेगा। तो क्या बताएगा? ये प्रॉफिट को बताएगा। ठीक है। इसी तरह आप दूसरा चित्र भी बना सकते हैं। क्या चीज़? अलग से भी बना सकते हैं। और यहीं अगर आपको बताना हो कि उसे हानि प्राप्त हो रही है तो सिर्फ करना यह है कि AC को क्या करिए, AC1 बना दीजिए। अब आप देखेंगे कि इसी पर इसको जब ऊपर ले जाएंगे यहाँ तो अब इतना क्या हो जाएगा? अब C2 लागत ज़्यादा हो गई है और कीमत वही रहेगी, अब इतना घाटा हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? लॉस हो गया। ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? घाटे का हो जाएगा। ठीक है। अब अगर सामान्य लाभ हमको दिखाना हो तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी रेखा को क्या करेंगे? ऐसे AC2 कर देंगे। यहाँ देखिए, तो जहाँ कीमत है वही लागत है। तो आप ऐसा अलग अलग चित्र बना के भी बना सकते हैं और ऐसा एक साथ भी बना सकते हैं। ये अगर सामान्य लाभ बनाना है तो क्या कर सकते हैं? ऐसे अलग से भी बना सकते हैं या इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं। ज़्यादा अक्लमंदी ये है कि आप अलग अलग बनाएं, उससे आपको एक्सप्लेन करने में भी सुविधा होगी, समझाने में सुविधा होगी और खुद समझने में भी सुविधा होगी। लेकिन रेडी रेकनर की तरह से आप एक जगह सारा बना करके रिवाइज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो उसे अल्पकाल में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। ये तीनों इसमें। असामान्य लाभ इसलिए प्राप्त होता है कि अल्पकाल में नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अल्पकाल में तुरंत नहीं आ पाती ना, जैसे इट विल टेक टाइम। कोई भी अल्पकाल में कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं होता है, इसलिए। और हानि इसलिए प्राप्त होता है कि अल्पकाल में फर्म उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं कर सकती है तथा स्थिर साधनों को परिवर्तित भी नहीं कर सकती है। अब इसमें फर्म ABC को ध्यान में से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि एक अधिकारात्मक प्रतियोगी फर्म की उत्पादन मात्रा कम होती है, क्योंकि अब देखो उत्पादन मात्रा कम क्यों होती है? क्योंकि यहीं अगर देखो, जैसे यहाँ जहाँ सामान्य लाभ इसको प्राप्त हो रहा है, यहाँ ध्यान दो इस पर, तो देखो यह AC के गिरते हुए भाग पर उत्पादन कर रहा है। कहाँ उत्पादन कर रहा है? गिरते हुए भाग पर, जबकि न्यूनतम बिंदु कहाँ है? यहाँ पर है। इसको नियमतः कहाँ तक जाना चाहिए? यहाँ तक। तो इसे उत्पादन बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ाता नहीं है। तो यह न्यूनतम लागत पर उत्पादन नहीं करता है, उसके पहले ही उत्पादन बंद कर देता है, अर्थात अधिकतम उत्पादन नहीं करता है। जितना कर सकता है उसका उत्पादन। अब एक उत्पादन मात्रा कम होती है क्योंकि समूह में फर्मों की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक फर्म कुल उत्पादन का सूक्ष्म भाग उत्पन्न करती है। फर्मों का आकार छोटा होने के कारण पैमाने की बचतें अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होती हैं। हानि की स्थिति में भी फर्म तब तक उत्पादन जारी रखती है जब तक उसे एवरेज वेरिएबल कास्ट प्राप्त होती रहती है। यदि औसत आय AR औसत परिवर्तनशील लागत ABC से कम है तब उत्पादन बंद कर देगा। ये हम लोगों ने पीछे भी देखा था। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन कहाँ बंद होता है? जब तक उसे औसत परिवर्तनशील लागत मिलती रहती है तब तक उत्पादन करता रहता है, क्योंकि उसको ये उम्मीद रहती है कि शायद बाद में परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं और हमको लाभ मिलने लगे। लेकिन जब उसकी वेरिएबल कास्ट भी मिलनी बंद हो जाती है तब वो उत्पादन बंद कर देता है, क्योंकि अब उसको कोई उम्मीद नहीं रहती है। ठीक है। तो ये जो है अब देखो दीर्घकालीन संतुलन, ये जो बना हुआ है ये वास्तव में दीर्घकालीन संतुलन ही है, लेकिन हम थोड़ा फिर से तुमको समझा देते हैं विस्तार में। दीर्घकालीन संतुलन का मतलब होता है कि जब हमारे पास, मैंने आपसे बताया है कि इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन लॉन्ग रन, वास्तव में ये बाइफर्केशन कोई कैलेंडर का पीरियड नहीं है कि आप बता दें कि इस कैलेंडर में इतने दिन से इतने दिन तक का शॉर्ट रन है और इतने दिन से इतने दिन तक ये लॉन्ग रन है। वास्तव में लॉन्ग रन की डिफिनीशन ये है कि जितना समय पूर्ति को चाहिए होता है मांग के अनुरूप होने में,
वही लॉन्ग रन है। जैसे मान लो कि मांग बढ़कर के 100 से 200 हो गई, अब बाजार में सप्लाई 100 से बढ़कर 200 जितने दिन में होगी, जितने घंटे में होगी या जितने साल में होगी, वही उसका लॉन्ग रन है। ये एक दिन से लेकर के 1000 साल तक भी हो सकता है। इसका कोई क्लियर कट टाइम पीरियड आप नहीं तय कर सकते कि इतना दिन क्या होगा। जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन का लॉन्ग रन उसको माना जाएगा। तो दीर्घकाल में देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। साम्य की शर्तें निम्नलिखित हैं। सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, औसत लागत बराबर औसत कीमत। जब समूह की सभी फर्में सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हों तब उसे आर्थिक शब्दावली में समूह संतुलन कहा जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म अनुकूलतम मात्रा से कम उत्पादन करती है, क्योंकि टी बिंदु औसत लागत रेखा का न्यूनतम बिंदु नहीं है, यह उसके गिरते हुए भाग पर स्थित है, जैसा आपने पिछले चित्र में देखा ना। इसलिए औसत लागत निम्नतम से अधिक होती है। इसी को प्रोफेसर लिप्से ने अतिरिक्त क्षमता प्रमेय, एक्सेस कैपेसिटी थ्योरम, कभी कभी आपकी परीक्षा में सीधे सवाल दिया जाता है कि अतिरिक्त क्षमता प्रमेय किसने दिया, तो लिप्से ने बताया कि यह एक्सेस कैपेसिटी विद्यमान रहती है जिसका उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि किया जा सकता है। इससे निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसके अंतर्गत फर्म की प्रवृत्ति निरंतर अतिरिक्त क्षमता को प्रदर्शित करने की होती है। संसाधनों का पूर्णतम प्रयोग न होने के कारण दुर्लभ साधनों का दुरुपयोग होता है। ये सब हम लोग पहले बड़े विस्तार से जान चुके हैं। अर्थात एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सदैव एक्सेस कैपेसिटी विद्यमान रहती है, अर्थात साधनों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब साधनों का मिस यूज होता है। तो ये एक तो साधन सीमित हैं, दूसरे उनका दुरुपयोग होना, यह उत्पादकता को और भी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ आपने देखा कि जब लॉन्ग रन में आप देखते हैं कि यह इसका AR है और ये MR है, MC MR को नीचे से यहाँ काटती है, तो यह बिंदु आपको प्राप्त होगा। हमेशा चित्र बनाते समय आपके दिमाग में एग्जैक्ट फिजियोलॉजी चलनी चाहिए, एग्जैक्ट लॉजिक चलनी चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन चलना चाहिए, तभी आपका चित्र सुंदर बनेगा और एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप इतना सब बना देंगे और तब आप इसके गिरते हुए भाग पर इसको स्पर्श कराएंगे और इसके न्यूनतम बिंदु पर यहाँ कटवाएंगे, तब जाकर के यह आपकी शुद्ध AC बनेगी। ठीक है, ये बिल्कुल तभी होगा जब आपको सब अच्छे से पता होगा आपके दिमाग में, नहीं तो कहीं यहाँ टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ न्यूनतम बिंदु नहीं रहेगा, यहाँ कुछ हो जाएगा, ये कहीं और काट देगा, फिर आप कैसे मिलाते हैं? जब आपका थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कैसे मिलाते हैं? ऐसे अपनी कलम से मोटा करके मिला देते हैं, मिलाते हैं ना। हम लोग भी ऐसे मिलाते थे, तभी जानते हैं। हाँ, पेंसिल होता तो आप इरेज कर देते, लेकिन आप ऐसे मिलाते हैं। ये लेकिन ठीक नहीं। इतना प्रैक्टिस करिए कि हाथ को याद हो जाए कि जाना कहाँ है। ठीक है, जब तक दिमाग को याद रहेगा तब तक चित्र नहीं बनेगा। चित्र तब बनेगा जब आपके हाथ को याद हो जाएगा कि कहाँ उसको जाना है। हाथ याद करता है, नहीं करता है? खूब करता है। जैसे आप ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखिए आंख बंद करके, यह हाथ को पता है किसी कब ऊपर जाना है और कब नीचे आना है। राइटिंग पर ध्यान मत दो, तो ये अपने आप ऐसा कभी नहीं लिखेगा। जब तुम बी लिखोगे तो ऐसे नीचे से ऐसे बी नहीं लिखता है, कभी लिखता है, हमेशा ऐसे ही लिखता है बी। ये ना, कहाँ ऊपर जाना है कहाँ नीचे जाना है इसको पता है। तो इसे क्यों पता है? क्योंकि इसने लिखते लिखते याद कर लिया है। तो इसलिए हाथ भी याद करता है, ऐसा नहीं याद करता है। तो ये चित्र है, इसमें वो ये T पॉइंट है, मान लो यहाँ इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, तो कह रहा है ये इतना इसमें एक्सेस कैपेसिटी विद्यमान है न्यूनतम बिंदु तक, जिसका वो उपयोग नहीं कर रहा है। ये चित्र इसमें बना हुआ है, ध्यान से तुम देख लेना। ठीक है, तो देखो, कंपैरिजन बिटवीन परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की तुलना।
तुलना का आधार क्या है? प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। आधार क्या है? फर्मों की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक होती है और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मांग की लोच पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतया लोचदार होती है, एकाधिकारात्मक में अत्यधिक लोचदार होती है। संतुलन कीमत सीमांत लागत के बराबर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे कीमत तय करते हैं? ऐसे, ये है MR AR और ये क्या है? मार्जिनल कास्ट। यहाँ MC MR और AR दोनों के बराबर होती है, यानी यहाँ MC बराबर AR भी हो सकती है ना, लेकिन वहाँ क्या होगा? AR को ही हम कीमत कहते हैं। AR क्या कहते हैं? कीमत। तो पूर्ण प्रतियोगिता में MC बराबर कीमत पे होती है, जबकि एकाधिकारात्मक में सीमांत आय बराबर सीमांत लागत के। ठीक है, MC बराबर MR होती है, वहाँ MC बराबर AR नहीं होती है। वस्तु का स्वभाव पूर्ण प्रतियोगिता में सजातीय होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, आपने देखा है। यहाँ निकट का स्थानापन्न होता है, एक जैसा होता है, एक ही नहीं होता है। विक्रय लागतें, इनका पूर्ण प्रतियोगिता में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है। सेलिंग कास्ट का मतलब विज्ञापन कास्ट, वहाँ एकदम ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। और यहाँ विक्रय लागतें लगानी पड़ती हैं, क्योंकि आपको बताना होता है कि मेरे में कुछ खास है लोग अन्य लोगों की तुलना में। मात्रा एवं कीमत, पूर्ण प्रतियोगिता में मात्रा भी अधिक होती है, कीमत कम होती है। यहाँ मात्रा कम होती है, कीमत अधिक होती है। ठीक है, ये देखो दो बाजार, ये पूर्ण प्रतियोगिता का MR AR है तुम्हारा, MR और ठीक, ये तुम्हारा पूर्ण प्रतियोगिता का MR और AR है। यह एकाधिकारात्मक का AR और MR है। यह AC रेखा है दोनों की, यहाँ इसको स्पर्श कर रही है, इसको यहाँ स्पर्श कर रही है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम यहाँ है। ठीक है, ये देखो, तो दीर्घकाल में सामान्य लाभ इसको यहाँ प्राप्त हो रहा है, इसको सामान्य लाभ यहाँ प्राप्त हो रहा है, बस इतने से ही मतलब है। तो सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ ये कीमत है P1, मात्रा कितनी है Q1। यहाँ सामान्य लाभ है, कीमत कितनी है P2, मात्रा कितनी है P2। जो आपने पीछे लिखा कि मात्रा कम कीमत ज़्यादा, मात्रा ज़्यादा कीमत कम, तो वह इससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बस एक साथ दोनों बना दो, एक पूर्ण प्रतियोगिता का भी और इसका भी। पूर्ण प्रतियोगिता की मांग रेखा पूर्णतया रोजगार होगी, इसकी हाईली इलास्टिक होगी। दोनों का AC जहाँ स्पर्श करेगा वहीं सामान्य लाभ होगा। तो इसका यहाँ AC स्पर्श कर रहा है, इसका MC बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि MC बनाओगे तो सिर्फ यही बताएगा ना कि यहाँ जा रहा है, और कुछ थोड़ा बताएगा। ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि एक अधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में कीमत PM1, कीमत P1M1, अच्छा इसको लिख रखा है P1M1, P1 और M1, और ये P2 और M2, यही है। हाँ, तो चित्र से स्पष्ट है, जैसा आप देख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम रखता है और मात्रा ज़्यादा बेचता है, और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत ज़्यादा रहता है, मात्रा कम बेचता है। आर्थिक कल्याण पूर्ण प्रतियोगिता में अधिकतम होता है, क्योंकि कीमत न्यूनतम, उत्पादन अधिकतम तथा साधनों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग है। यहाँ देखो
यहाँ इसके न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन कर रहा है, तो यानी न्यूनतम लागत है, साधन का अधिकतम उपयोग है और उत्पादन भी अधिकतम है। इसका मतलब यहाँ सोशल वेलफेयर विल बी मैक्सिमम, समाज का कल्याण अधिकतम होगा। जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में कम लागत जहाँ होगी उसके पहले उत्पादन कर रहा है, मात्रा भी कम उत्पन्न कर रहा है, मूल्य भी ज़्यादा ले रहा है, तो साधन का दुरुपयोग भी कर रहा है और समाज का हित भी अधिकतम नहीं कर रहा है। ठीक है। नव प्रवर्तन, पूर्ण प्रतियोगिता में नव प्रवर्तन कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। जबकि एक अधिकारत्मक प्रतियोगिता में नव प्रवर्तन अनिवार्य है, बिना उसके आप जिंदा ही नहीं ले सकते हैं। रोज़ आपको बताना पड़ेगा कि मेरा कुछ इससे डिफरेंट है, चाहे प्रोसेस में, चाहे क्वालिटी में, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे ड्यूरेबिलिटी में, चाहे पैकिंग में, चाहे उसका कुछ भी बदलिए, ना कुछ करिए तो सकल सूरत ही पैकिंग चेंज करके बदल दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ आपको करना जरूर। कुछ ऐसा करिए कि लोग एक बार आए तो रुक जरूर जाए, कहने का मतलब सिर्फ ये है। ठीक है। तो प्राइस भी घटाते हैं, प्राइस तो बहुत नहीं घटा सकते, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपने देखा कि गैर प्राइस कंपटीशन होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतिस्पर्धा, क्योंकि वस्तुएं इतनी क्लोज हैं कि आप बहुत ज़्यादा कीमत कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कम करेंगे तो दूसरा भी कम कर देगा, तब तक जब तक कि वो घटाने की पोजीशन में है, और आप भी एक समय के बाद नहीं घटा सकते हैं ना। जैसे भाई आपकी भी तो घाटा उठा थोड़े देंगे बाजार में, भाई कम से कम मिनिमम प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत, बस कुछ ऐसा थोड़ा बहुत चेंज करेंगे जिससे आप अपने को अच्छा बेहतर सिद्ध कर पाएँ। हाँ, अब क्वांटिटी भी अगर आप बढ़ा दे सकते हैं तो भाई आप दे सकते हैं, कौन मना करता है आपको ना। जैसे बाजार में आप देखिए, बिना कुछ किए ही एक दुकान पर रेपुटेशन ये होती है, अरे वो तो 1 रुपया छोड़ता ही नहीं है, तो उसके यहाँ भी इस माइंडसेट के कस्टमर जाते हैं कि अरे कम से कम जो कहता है ठीक है, ठगता वगता तो नहीं है। और दूसरा क्या है, वो पक्का छोड़ता है, तो ऐसे लोग उसके यहाँ भी जाते हैं कि अरे वो छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि 100 रुपये वाला 150 बता करके 30 रुपया छोड़ता है, 120 रुपया तब भी लूट लेता है ना। तो कस्टमर का भी माइंडसेट अलग अलग होता है और विक्रेता का भी माइंडसेट अलग अलग होता है। और मुझे ये लगता है कि छोड़ता जो है वो तो पक्का कहीं कहीं गड़बड़ कर रहा है। भाई ये नौबत ही क्यों आए कि आप कम करें या ज़्यादा करें, सही सही आप दाम बताइए, सही से दाम लीजिए। और छोड़ने क्या मतलब, अपने घर से दे रहे हैं उनको, आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं, ऐसा तो है। तो छोड़ने ओढ़ने वाली बात बहुत इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत साइंटिफिक नहीं है। तमाम छूट 70%, 30%, 50%, कभी आपको लगता है इसका मतलब तुम पहले इतना लूट रहे थे, जब बता रहे हो 70% छोड़ रहे हैं, इसका मतलब तुम अभी ज़्यादा ले रहे थे। कभी भी लागत से कम पर कोई नहीं बेचता दुनिया में, ये तो बहुत सीरियस सा गणित है। तो लागत से कम पर नहीं बेचता तो फिर 70% छूट कैसे हो सकती है भाई, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इतना मार्जिन या तो इतना मार्जिन आपने रख रखा है, पहले आप कमा चुके हैं तो वो भी गलत किए हैं, अगर कमा लिए हैं तो ठीक है। तो खैर वो बाजार है, कस्टमर और विक्रेता का अपना अपना माइंडसेट है, कैसे बेचता है क्या करता है उस पर बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको कुछ न कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, अपने को कुछ डिफरेंट बताना पड़ेगा। यही अगर यहाँ जो है ये हम ये बताना चाहें, ये अगर एमसी भी इसमें खींच दें हैं कि और कुछ न करें, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो एक्सेस है, यही वेलफेयर में वृद्धि है पूर्ण प्रतियोगिता में, और यही एक अधिकारात्मक में लॉस है। ठीक है, यही इतना बढ़ेगा और इसमें क्या होगा, इतना घट जाएगा। ठीक है, अब एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में तुलना पढ़ लो, कभी कभी आ जाता है परीक्षा में। आधार साम्य, एकाधिकार में सीमांत लागत जहाँ बराबर होती है वहाँ संतुलन होता है,
और एकाधिकारात्मक में भी सीमांत आय और सीमांत लागत जहाँ होती है वहीं संतुलन होता है, दोनों एक जैसा है। और संतुलन बिंदु जो होता है वो एकाधिकार में AR जिसे हम डिमांड कहते हैं तथा कीमत रेखा के नीचे होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में AR जिसे डिमांड कहते हैं कीमत रेखा के नीचे यहाँ भी होता है, ठीक है। अतिरेक क्षमता एकाधिकार में पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है। एक्सेस कैपेसिटी आपने देखा, यह है कि एकाधिकार में थोड़ा ज़्यादा पाई जाएगी, इसमें थोड़ी कम पाई जाएगी। कीमत निर्धारण उत्पादक कीमत निर्धारित करता है, यहाँ उत्पादक कीमत निर्धारित, यहाँ तो निर्धारित यहाँ भी नहीं करता है, ग्रुप ही तय करता है, लेकिन वहाँ निर्धारित करता है। असमानताएं क्या है? फर्म की संख्या वहाँ एक है, यहाँ फर्म की संख्या अत्यधिक है। बहुत सारे विक्रेता और क्रेता बाजार में उपलब्ध हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। उद्योग, वहाँ फर्म ही उद्योग है, अकेला एक ही होता है, वही इंडस्ट्री है। यहाँ उद्योग का समूह होता है ना, यहाँ उद्योग को हम समूह कहते हैं, फर्मों के ग्रुप को। वस्तु विभेद एकाधिकार में नहीं पाया जाता है, एक ही वस्तु बेचता है पूरे बाजार में। यहाँ वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तुएं एक जैसी होती हैं लेकिन कुछ कुछ अंतर जरूर होता है। विक्रय लागतें एकाधिकार में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको ज़रूरत होगी ढूंढ करके खुद ही आएगा। यहाँ लेकिन विक्रय लागतें पाई जाती हैं। स्थानापन्नता एकाधिकार में कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ निकट का स्थानापन्न पाया जाता है। कीमत निर्धारण वहाँ पूर्ण स्वतंत्र होता है, यहाँ प्रतिबंधित होता है, कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। फर्मों का प्रवेश वहाँ पूर्ण प्रतिबंधित है, यहाँ स्वतंत्र है, वहाँ कोई नहीं जा सकता और यहाँ कोई भी जा सकता है। असामान्य लाभ प्रवेश प्रतिबंधित होने के कारण दीर्घकाल में भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रवेश स्वतंत्र होने के कारण फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। आपने देखा कि एकाधिकार के अंतर्गत उससे दीर्घकाल में भी लाभ प्राप्त होता है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे ही असामान्य लाभ प्राप्त होगा, नई फर्में उस लाभ से आकर्षित होकर के बाजार में प्रवेश करेंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, मूल्य घट जाएगा और जो लाभ हो रहा था वो सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह कंप्लीट सामान्य बातें जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में हमको जाननी थी, हम लोगों ने जाना। अब इसका जो मुख्य इम्पॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हैं, उसको आप हायर लेवल ऑफ एनालिसिस कह सकते हैं, वो चैम्बरलिन का अल्टरनेटिव मॉडल है। वो चैम्बरलिन का अल्टरनेटिव मॉडल और ओलिगोपोली हम लोग अब थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। ठीक है।